और अब इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज जो मैं आपको बताने जा रही हूं, महाराष्ट्र का एक राजनीतिक घराना टैक्स चोरी के विवाद में घिर गया है। पिछले 3 दिन से टैक्स चोरी के आरोप में पिंटल, अमरावती और एक्सेलर ग्रुप पर छापेमारी चल रही है। इनकम टैक्स की रेड में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी की जानकारी तो मिल ही रही है। यह भी पता चला कि महाराष्ट्र के एक बड़े राजनीतिक घराने की बड़ी रकम इन बिल्डर्स के प्रोजेक्ट में निवेश की गई है। टीम को इस बात के पुख्ता सबूत मिलने की बात आयकर विभाग के सूत्र बता रहे हैं, जिनसे यह सिद्ध हो सकता है कि इन कंपनियों से इस परिवार का फंड मैनेज किया जा रहा था। आयकर विभाग की टीम को कई शेल कंपनियों और बेनामी संपत्तियों के सबूत भी मिले हैं। तो ये ऐसी खबर है जो सियासत में भूचाल ला सकती है, और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त हमारे 3 सहयोगी मौजूद हैं। न्यूज रूम से मेरे साथ इस खबर को देश के सामने लाने वाले हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय, लखनऊ से संजय त्रिपाठी, मुंबई से रौनक कुकरे इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले आपको अभिषेक उपाध्याय के पास लेकर चलते हैं और जरा जानते हैं अभिषेक उपाध्याय से अभी तक का अपडेट। ये जो रेड चल रही है, क्या कुछ सामने निकल कर आ रहा है और क्या किसी का नाम भी अब तक सामने आया है? अभिषेक, रोमाना 72 घंटे हो चुके हैं। 72 घंटे से कंटिन्यूअस ये इनकम टैक्स की सर्च चल रही है। सिर्फ यूपी की बात नहीं हम कर रहे हैं, दिल्ली, एनसीआर, यूपी, यहाँ तक कि महाराष्ट्र तक ये मामला और पश्चिम बंगाल तक, चूंकि इतनी शेल कंपनियों का पूरा वेब है रोमाना, जो जानकारी सामने आई है, एक के बाद दूसरी शेल कंपनियां हैं और उनके जरिए पैसे की रीरूटिंग इसमें चल रही है। एक बड़ी बात है, देखिए मेरे पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कि आपने नाम का जिक्र किया, ये जो मास्टर डेटा होता है जो कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री में फाइल किया जाता है, वो मेरे पास है। और इसमें जो नंद किशोर चतुर्वेदी का नाम है और उसमें बहुत सारे नाम और भी हैं। इसमें देखिए जो महत्वपूर्ण नाम है वो रोहित सहाय से लेकर के रजनीकांत मिश्रा, रवि प्रकाश पांडे, ये भी नाम हैं रोमाना, जहां पर अभी रेड चल रही है। और इनका जो इंटरलिंक है नंद किशोर चतुर्वेदी का रोहित सहाय से, रजनीकांत मिश्रा से, रवि प्रकाश पांडे से, ये जो इंटरलिंक है और इसके आड़ में जिस तरह से इसमें पैसे का ट्रांसफर हुआ है, इलीगल ये कहा जा रहा है, अभी तक जांच में सामने आई, जिस तरह से टैक्स इवेजन किया गया। और सबसे अहम बात यह है रोमाना, जो आपने कहा कि यह भूकंप लाने वाली खबर इसलिए है क्योंकि यहां पर जानकारी यह मिल रही है कि कई नेताओं के, ब्यूरोक्रेट्स के और ताकतवर रसूखदार लोगों की काली कमाई इनमें लगी हुई है, जो प्रारंभिक जानकारी में बात सामने आ रही है। और ये बहुत बड़ी जानकारी है। मुझे लगता है रौनक कुकरे इस पर और रोशनी डालेंगे। जिस तरीके से ये खबर अब सामने आई है, और वो भी तब जबकि सियासी पारा 2024 के लिहाज से लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या माना जाए महाराष्ट्र की सियासत में ये बड़ा भूचाल लेकर आएगी खबर, रौनक कुकरे? जी देखिए, निश्चित तौर पर बड़ा भूचाल जो है महाराष्ट्र की राजनीति में इस खबर के बाद आ सकता है। जैसा अभिषेक जिस बात का जिक्र कर रहे थे, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। नंद किशोर चतुर्वेदी, ये वो नाम है जो उस वक्त सामने आया था जब उद्धव ठाकरे के जो साले हैं श्रीधर पाटणकर, उनके घर पर पिछले साल जनवरी में उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो ईडी की तरफ से अटैच कर ली गई थी। और नंद किशोर चतुर्वेदी एक ऐसा व्यक्ति है जिसके ठाकरे परिवार की जो कंपनीज है उनके साथ, जिसमें आदित्य ठाकरे, रश्मि ठाकरे भी पिछले दिनों पार्टनर जो है वो रह चुके। इस बात की जानकारी खुद बीजेपी के नेता किरीट सोमैया की तरफ से आरोप लगाए गए थे। हालांकि जिस वक्त आदित्य ठाकरे विधायक बने उसके पहले वो उस कंपनी से बाहर निकल चुके थे। नंद किशोर चतुर्वेदी को पिछले कई सालों से जो है वो जांच एजेंसियां ढूंढ रही है, लेकिन जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है और जो सूत्र बताते हैं कि वो भारत में नहीं है, उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस तक जो है वो जारी किया जा चुका है। नंद किशोर चतुर्वेदी महाराष्ट्र की राजनीति में और राजनीतिक घरानों के एक ऐसे पॉइंटर है जिनके पास कई जो शेल कंपनी जो है वो बनाने का काम करते थे और पैसा इधर के उधर पंप कराने का काम करते थे। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ी खबर जो है महाराष्ट्र की राजनीति के लिहाज से हो सकती है। और आने वाले 2024 के पहले अगर इन शेल कंपनियों का खुलासा आईटी विभाग की रेड में हो रहा है, तो निश्चित तौर पर बड़े खुलासे आने वाले दिनों में होंगे। बिल्कुल, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो ये महाराष्ट्र के सियासी कनेक्शन वाली जो खबर सामने निकल कर आ रही है, खासतौर से रेड, उसका बड़ा एक्शन उत्तर प्रदेश में देखने के लिए मिल रहा है। संजय, इसको लेकर क्या अपडेट है? कौन कौन सी जगह जहां पर रेड चल रही है यूपी में?
देखिए, यूपी में 3 प्रमुख ज़िले हैं। राजधानी लखनऊ के अलावा जौनपुर एक जगह है और उसके अलावा अन्य ज़िलों में भी ये छापेमारी चल रही है। लगभग मान के चलिए रोमाना 20 से 25 जगह हैं जहां पर ये लगातार रेड 3 दिनों से चल रही है। और कोलकाता जहां बोगस फर्मों का और शेल कंपनीज़ का जिसको हब माना जाता है, अक्सर इनकम टैक्स के रेड में कोलकाता से जुड़ी हुई कंपनियों के नाम सामने आते रहे हैं। और ये भी जो रेड चल रही है उसमें भी कोलकाता की जो बोगस कंपनियां हैं, जहां शेयर प्रीमियम के जरिए इनकम टैक्स कार्रवाई करता है और ब्लैक मनी को वाइट करने का जो धंधा पूरा होता है, उसका खुलासा इस पूरी रेड में भी हुआ है। और नंद किशोर चतुर्वेदी, जिसका नाम अभी मेरे सहयोगी रौनक कुकड़े ले रहे थे, उसकी भी कंपनियों में लगातार यहाँ रेड चल रही है। अमरावती कंपनी में वो भी डायरेक्टर है और ये माना जा रहा है कि मुंबई के एक बड़े राजनीतिक घराने के से जुड़े हुए जो पैसे लगाने का, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में लगाने का पूरा जो कारोबार किया गया है, उसके लिए नंद किशोर ही कड़ी था। और नंद किशोर एक बड़ा हवाला ऑपरेटर के तौर पर भी जाना जाता है। ये भी बताया गया है कि आप जो बात बता रहे हैं संजय, मुझे लगता है एक बार फिर से जरा अभिषेक का रुख करते हैं। अभिषेक, ये बताइए, ऐसे में ये जिस तरीके से बात सामने निकल कर आ रही है, साहब, काला पैसा, काले पैसे को सफेद करने का खेल, हवाला का नाम यहाँ पर सामने आ रहा है, तो क्या आगे इस मामले में, क्योंकि अभी तो इनकम टैक्स की रेड है, ईडी की एंट्री भी हो सकती है, और ये जो तीनों कंपनियां जिनके नाम सामने आ रहे हैं, क्या ये किसी तरीके से इंटरलिंक्ड है? बिल्कुल, देखिए इंटरलिंक हैं और आप यूं समझ लीजिए कि डायरेक्टर कॉमन डायरेक्टर हैं। और इसके अलावा जो अभी तक हमारे पास जो जानकारी आई, जिस तरह से फंड रूट किया गया है, वो जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है शेल कंपनियों में फंड रूट करने का और उसके सोर्स को छिपाने का, वो बात सामने आ रही है। और रोमाना 8 करोड़ की नकदी अभी तक की जो जांच 72 घंटे से जो रेड चल रही है, अभी तक ये और भी बढ़ सकती है, ये तादाद है। और इसके पहले मैं आपको बताऊं, नंद किशोर चतुर्वेदी पर जो भी रौनक भी बता रहे थे, ईडी का पहले से शिकंजा है, लेकिन वो जो शिकंजा है और इस बार जो कार्रवाई हो रही है, इसका दायरा बढ़ सकता है। और अभी जो तथ्य सामने आ रहे हैं, 72 घंटे हो चुके हैं, हमारी जानकारी कहती है कि एक दिन कल और ये रेड चलेगी। इस पूरे 96 घंटे का तकरीबन जो अभी तक का अनुमान लग रहा है, इसमें जो तथ्य सामने आ रहे हैं, वो ईडी की जो पहले से जांच नंद किशोर चतुर्वेदी के खिलाफ चल रही है, उसमें कई नए एंगल सामने आ सकते हैं। और सिर्फ महाराष्ट्र नहीं बल्कि यूपी की राजनीति में भी ऐसा कहा जा रहा है कि भूचाल आ सकता है, अगर इसमें के वो सारे नाम सामने आ सके और कड़ियां जुड़ सकी तो। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। तो कुल मिलाकर ये इनकम टैक्स की जांच, नजर हमारी इस बात पर रहेगी कि आखिरकार इस जांच की अब किस किस पर आएगी आंच। आगे बढ़ें, अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बात कर लेते हैं जरा प्रियंका गांधी की, जिनकी सियासत को लेकर एबीपी न्यूज के पास सुपर एक्सक्लूसिव खबर है, और वो ये कि प्रियंका गांधी 2024 लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। पूरी डिटेल रिपोर्ट आपको दिखाएंगे और साथ ही आप ये समझिए जरा कि आखिर कांग्रेस गांधी परिवार को 2024 चुनाव से दूर रखना क्यों चाहती है, आखिर इसके पीछे की रणनीति क्या है, ये समझिए। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस के ये तीनों दिग्गज क्या 2024 के चुनावी अखाड़े से दूर रहेंगे? सोनिया गांधी स्वास्थ्य कारणों से चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। अयोग्य करार दिए गए राहुल गांधी फिलहाल चुनाव लड़ नहीं सकते। बची प्रियंका गांधी, तो उनके रायबरेली से लड़ने की चर्चा हो रही थी, लेकिन अब सूत्रों से जो खबर है उसके मुताबिक प्रियंका 2024 के चुनावी अखाड़े में नहीं उतरेंगी। प्रियंका गांधी ने सिद्ध कर दिया है हिमाचल में और कर्नाटक में कि उनका प्रबल जन आकर्षण है और वो जिताने की क्षमता रखती है। ये प्रूव कर दिया उन्होंने। दूसरी बात, ये किसने कहा कि वो राज्यसभा जा रही हैं? ये किसने कहा कि वो लोकसभा में लड़ेंगी? देखिए, वो हमारी सर्वश्रेष्ठ जो नेतृत्व है, उच्चतम, 3-4 में एक है, और फिर गांधी परिवार से। तो गांधी परिवार चुनाव लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा, इसका फैसला वही करेगा। कांग्रेस के नेता भले ही कैमरे पर खुलकर कुछ ना बोल रहे हों, लेकिन एबीपी न्यूज के पास जो जानकारी है उसके मुताबिक कांग्रेस में अंदर खाने ये चर्चा है कि प्रियंका को चुनाव लड़वाने की बजाय पूरे देश में उनसे प्रचार करवाकर पार्टी के लिए माहौल बनवाया जाए।
सूत्रों की माने तो पिछले दिनों सोनिया गांधी के साथ हुई पार्टी के बड़ी नेताओं की बैठक में इस बात पर चर्चा की गई कि प्रियंका गांधी को इस बार यूपी तक सीमित ना रखा जाए। पार्टी नेताओं का मानना है कि प्रियंका गांधी अगर चुनाव लड़ती हैं तो वो अपनी सीट तक फंसी रह सकती हैं, जो मौजूदा सियासी माहौल में पार्टी के लिए कतई सही नहीं होगा। कांग्रेसी मानते हैं कि कर्नाटक और हिमाचल के चुनाव में प्रियंका के प्रचार से पार्टी को फायदा हुआ। लिहाजा पार्टी के नेताओं को उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव में प्रियंका अगर देश भर में पार्टी का प्रचार करती हैं, तो इसका लाभ मिलेगा। सोनिया गांधी के साथ हुई इसी मीटिंग में लोकसभा चुनाव से पहले प्रियंका को राज्यसभा भेजे जाने की बात भी हुई। हालांकि कोई अंतिम फैसला अभी नहीं हुआ, लेकिन एबीपी न्यूज को सूत्रों से जो मालूम चला है उसके मुताबिक छत्तीसगढ़ के एक राज्यसभा सांसद ने इस्तीफे की पेशकश की है। यूपी से ताल्लुक रखने वाले 2 राज्यसभा सांसदों ने भी इसी तरह की पेशकश की है। खबर है कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के प्रभारी की जिम्मेदारी छोड़ सकती हैं। प्रियंका को पार्टी चुनाव से पहले उन राज्यों की जिम्मेदारी दे सकती है जहां पार्टी के लिए संभावनाएं ज्यादा हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि इस बार चुनावी अखाड़े से गांधी परिवार दूर रहेगा। हालांकि बीजेपी कह रही है कांग्रेस डर गई है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। 2019 के चुनाव में बीजेपी गठबंधन को 64, बीएसपी को 10, समाजवादी पार्टी को 5 और कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट हासिल हुई थी। रायबरेली से तब सोनिया गांधी जीती थी, जबकि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव हार गए थे। सूत्र बता रहे हैं कि अमेठी सीट को लेकर परिवार या कांग्रेस पार्टी में कोई खास दिलचस्पी नहीं रह गई है। महागठबंधन होने की स्थिति में अमेठी सीट को कांग्रेस पार्टी सहयोगी दलों के लिए छोड़ सकती है। हालांकि रायबरेली सीट से सोनिया गांधी के न उतरने की स्थिति में कांग्रेस पार्टी रायबरेली सीट से गांधी परिवार के किसी करीबी को उतार सकती है। रायबरेली से 2 बार फिरोज गांधी, 2 बार इंदिरा गांधी, 4 बार सोनिया गांधी सांसद का चुनाव जीत चुकी हैं। पिछली बार अमेठी से राहुल गांधी को हराने वाली बीजेपी की नजर इस बार रायबरेली की सीट पर है। पार्टी यहां जमीनी स्तर पर काम कर रही है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का रायबरेली में लगातार दौरा हो रहा है। आज भी दिन में वो रायबरेली के छतों में थी, जहां प्रियंका की तस्वीर वाली टी-शर्ट पहनकर आए एक शख्स से उन्होंने बात की। 1996 और 1998 में बीजेपी रायबरेली की सीट से जीती थी। उसके बाद पार्टी यहां कभी नहीं जीती। अब अगर गांधी परिवार से कोई नहीं उतरता तो फिर बीजेपी के लिए रायबरेली की राह आसान हो सकती है। नाम क्या है आपका? और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि दिल्ली में चल रही बीजेपी महासचिवों की बैठक वो खत्म हो गई है। करीब 3 घंटे तक ये बैठक चली है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक जो दिल्ली में चल रही थी बीजेपी महासचिवों की, वो खत्म हो गई है। 3 घंटे तक इस बैठक में मंथन किया गया है। चुनाव को लेकर बैठक थी, अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव और उससे पहले इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव। तो अब आप समझ गए होंगे किस तरीके से तैयारी जो है वो हर तरफ जोरदार तरीके से चल रही है। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय, जहां आपसे कुछ देर पहले बैठक खत्म हुई है, वही मुख्यालय बैठकों का एक तरीके से अड्डा बना हुआ है। हर दिन पार्टी हेडक्वार्टर में कोई ना कोई बड़ी बैठक हो रही है। आखिरकार इन तमाम मीटिंग्स की इनसाइड स्टोरी क्या है, जरा ये जान लीजिए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में पार्टी महासचिवों के साथ मीटिंग की। ये तस्वीर उसी मीटिंग की। इससे पहले सोमवार, मंगलवार, बुधवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी मुख्यालय में गृह मंत्री अमित शाह के साथ 10 घंटों से ज्यादा की मैराथन मीटिंग कर चुके हैं। बीजेपी में लगातार हो रही इन मीटिंग की वजह चुनाव की महातैयारी है। असल में बीजेपी में लगातार हो रही मैराथन मीटिंग के पीछे एक बड़ी वजह कर्नाटक में मिली हार और सियासी हलकों में घूम रहे चुनावी राज्यों के सर्वे हैं। 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, लिहाजा पार्टी हर स्तर पर मजबूती के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है और इसके लिए खुद गृह मंत्री अमित शाह ने कमान संभाल रखी है। बीते 3 दिन तक पार्टी मुख्यालय में जो बैठक हुई उसमें अमित शाह ने नड्डा और बीएल संतोष के साथ सरकार से लेकर संगठन तक के स्तर पर बात की।
सूत्रों की माने तो अगले 8-10 दिन में मध्य प्रदेश सहित कुछ राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदले जाएंगे। यूपी राजस्थान के प्रभारी बदले जाएंगे। कुछ राष्ट्रीय महासचिवों की छुट्टी हो सकती है। नए चेहरों को संगठन में जगह दी जा सकती है। राष्ट्रीय सचिव और प्रवक्ता के स्तर पर भी बदलाव होगा। संगठन के स्तर पर बदलाव के जरिए पार्टी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और फिर 2024 की टीम तैयार कर रही है। उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में इन दिनों टिफिन बैठक का आयोजन किया जा रहा है ताकि कार्यकर्ताओं को चार्ज किया जाए। उत्तर प्रदेश की बात करें तो ओबीसी वोटर्स को जोड़ने के लिए पार्टी शहरों में धन्यवाद मोदी सम्मेलन और जिलावार पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है। 14 से 20 जून तक ये कार्यक्रम होंगे। 14 तारीख से धन्यवाद मोदी सम्मेलन प्रदेश में शुरू हो जाएंगे। भाव ये है कि महानगरों में रहने वाले जितने भी पिछड़े वर्गों के वृद्ध लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, डॉक्टर्स, एडवोकेट्स हैं और बड़े पदों पर रह चुके हैं, उन सब के बीच एक बड़ा संवाद होगा। पार्टी मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जा रही है। पार्टी की तैयारी है सरकार के कामकाज को निचले स्तर तक जमीन पर पहुंचाया जाए ताकि चुनाव में इसका फायदा मिल सके।